नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के इतिहास के उस दौर में जिसने देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। वो दौर जब पूरा देश एक साथ मिलकर एक आंदोलन के लिए खड़ा हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। तो ये कहानी शुरू होती है एक वर्ल्ड वॉर के बाद, एक ऐसा संघर्ष जिसकी आग ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म तो हो गया, पर उसने ब्रिटिश इंडिया को एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया था। और जानते हैं, इसी संकट की मिट्टी से एक बिल्कुल नए तरह का विरोध पैदा हुआ। सोचिए जरा, उस वक्त हालात क्या रहे होंगे। एक तरफ तो वॉर के नाम पर अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिए, ऊपर से गांव के नौजवानों को पकड़ पकड़ कर फौज में भेज रहे थे। और मानो इतना काफी नहीं था कि देश में अकाल और महामारी फैल गई। लोगों का गुस्सा, उनकी बेबसी, सब अपने चरम पर था। मतलब वो किसी भी बड़े बदलाव के लिए अब तैयार थे। और ठीक इसी माहौल में जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से एक लीडर की वापसी हुई। और वो अपने साथ लाए थे संघर्ष का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया हथियार, जिसे उन्होंने वहीं की जमीन पर आजमाया था। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका हथियार था सत्याग्रह। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक पूरी फिलॉसफी थी। सोचिए, उस जमाने के लिए ये कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा कि आप अपने सबसे ताकतवर दुश्मन को भी बिना हाथ उठाए सिर्फ सच और अहिंसा के दम पर झुका सकते हैं। और गांधी जी ने भारत आते ही इस आइडिया को एक्शन में बदल दिया। एक के बाद एक 3 सफल आंदोलन किए। पहले 1917 में बिहार के चंपारण में नील किसानों के लिए, फिर उसी साल गुजरात के खेड़ा में उन किसानों के लिए जो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, और फिर 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हक के लिए। इन तीनों जीतों ने सबको दिखा दिया कि सत्याग्रह में असल में कितनी ताकत है। अब इस बढ़ती ताकत को देखकर ब्रिटिश सरकार तो घबरा गई, तो उन्होंने जवाब में एक बहुत ही क्रूर कानून पास कर दिया, रॉलेट एक्ट। इसका मतलब सीधा सा था, किसी भी भारतीय को बस शक के आधार पर उठाओ और बिना किसी मुकदमे के 2 साल के लिए जेल में बंद कर दो। सोचिए, कितनी बड़ी नाइंसाफी थी ये। तो जाहिर है, इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा उबल रहा था। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग शांति से प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए थे। और तभी जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां जलवा दी। इस एक घटना ने, इस नरसंहार ने पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। जलियांवाला बाग के उस भयानक हिंसा के बाद गांधी जी को ये बात समझ आ गई कि अब छोटे मोटे अलग थलग आंदोलनों से काम नहीं चलने वाला। अब जरूरत थी एक बहुत बड़े, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की। एक ऐसा आंदोलन जो भारत के हर समुदाय को, हर इंसान को एक साथ जोड़ सके। अब गांधी जी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि इतना बड़ा आंदोलन बिना हिंदू मुस्लिम एकता के खड़ा नहीं हो सकता, और उन्हें ये मौका दिखा खिलाफत के मुद्दे में। हुआ ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की हार गया था, और अंग्रेजों ने वहां के खलीफा, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक धार्मिक गुरु थे, उन पर एक बहुत अपमानजनक संधि थोप दी थी। इससे भारत के मुसलमान जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा नाराज थे। तो इसी एकता की जमीन पर गांधी जी ने एक बहुत ही दहाड़ आइडिया सामने रखा। एक ऐसा आइडिया जिसके बारे में वो सालों पहले अपनी किताब हिंद स्वराज में लिख चुके थे। उन्होंने कहा, अंग्रेज हम पर इसलिए राज नहीं कर रहे कि वो बहुत ताकतवर हैं, नहीं, वो इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि हम यानी भारतीय उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। अगर हम सब मिलकर बस सहयोग करना बंद कर दें यानी असहयोग करें, तो उनका राज 1 साल के अंदर ढह जाएगा। और इसका प्लान भी बिल्कुल साफ था, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सरकार ने जो भी टाइटल्स या पद दिए हैं उन्हें लौटा दो। इसके बाद सरकारी नौकरियों, पुलिस, सेना, अदालतों और स्कूलों का बॉयकॉट करो। और सबसे जरूरी, विदेशी सामानों का, खासकर कपड़ों का पूरी तरह से बहिष्कार करो। और जब जनवरी 1921 में ये आंदोलन शुरू हुआ, तो इसका जो असर हुआ वो देखने लायक था। खासकर शहरों में तो हजारों स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, बड़े बड़े वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे देश ने मिलकर ब्रिटिश राज की मशीनरी को जाम करने का फैसला कर लिया हो। इसका आर्थिक असर तो आप देखिए, ये आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। सिर्फ 1 साल में 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट 102 करोड़ से गिरकर सीधा 57 करोड़ पर आ गया। मतलब लगभग आधा। लोगों ने सच में विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी को अपनाना शुरू कर दिया था।
सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, आंदोलन जोर पकड़ रहा था। लेकिन तभी फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नाम की जगह पर एक हिंसक घटना हो गई। हुआ ये कि प्रदर्शनकारियों की गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। जैसे ही गांधी जी तक हिंसा की ये खबर पहुंची, उन्होंने बिना एक पल सोचे इतना बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि वो अपने अहिंसा के सिद्धांत से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। तो असहयोग आंदोलन अचानक रुक गया। इसके बाद कुछ साल तक एक तरह की खामोशी छाई रही। कांग्रेस के अंदर भी लंबी बहसें चल रही थीं कि भाई अब आगे क्या करना है। और फिर इसी खामोशी के बाद एक नए और पहले से भी ज्यादा बड़े टकराव की जमीन तैयार होने लगी। सवाल अब भी वही था, इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी तो दी कैसे जाए। गांधी जी इस बार एक ऐसा मुद्दा ढूंढ रहे थे जो देश के हर एक इंसान को छूता हो, चाहे वो सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। एक ऐसा मुद्दा जो सबको एक साथ जोड़ दे। और उन्हें वो मुद्दा मिला एक बहुत ही रोजमर्रा की चीज में, एक चुटकी नमक में। जी हाँ, नमक। उस वक्त नमक बनाने और बेचने पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार का कब्जा था और वो इस पर भारी टैक्स भी वसूलती थी। गांधी जी ने फैसला किया कि वो इसी अन्याय भरे कानून को तोड़ेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक यात्रा की योजना बनाई। अपने साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर बसे दांडी गांव तक पूरे 240 मील की पैदल यात्रा। इस यात्रा में लगने थे पूरे 24 दिन। और ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये पूरे देश को जगाने का एक अभियान था। रास्ते में जिस भी गांव, जिस भी शहर से वो गुजरते, हजारों लोग उनके साथ जुड़ते जाते। सोचिए, जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो गांधी जी के साथ सिर्फ उनके 78 भरोसेमंद साथी थे, बस 78। लेकिन जब तक वो दांडी पहुंचे, उनके पीछे लाखों लोगों का एक समंदर था। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 6 अप्रैल। गांधी जी दांडी पहुंचे। उन्होंने समंदर के पानी को उबालकर नमक बनाया और बस एक चुटकी नमक उठाकर ब्रिटिश साम्राज्य के एक सबसे बड़े कानून को तोड़ दिया। इसी एक एक्ट के साथ शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये जो नया आंदोलन था, सविनय अवज्ञा, ये पिछले असहयोग आंदोलन से अलग कैसे था? देखिए, असहयोग का मतलब था हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन सविनय अवज्ञा एक कदम आगे था। इसका मतलब था हम ना सिर्फ सहयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम आपके बनाए हुए गलत कानूनों को जानबूझकर मगर शांति से तोड़ेंगे भी। तो ये आंदोलन आग की तरह पूरे देश में फैल गया। लेकिन जैसे जैसे ये फैला, एक और बात साफ होने लगी। वो ये कि आज़ादी यानी स्वराज का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। सबके अपने अपने मतलब थे। इस पर जरा गौर कीजिए। जो अमीर किसान थे, उनके लिए स्वराज का मतलब था बस लगान कम हो जाए। वही जो गरीब किसान थे, वो चाहते थे कि जमींदारों का जो बकाया किराया है वो माफ हो जाए। शहर के व्यापारी वर्ग को चाहिए था कि विदेशी सामान से उन्हें कंपटीशन न मिले। और मिलों में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब था बेहतर सैलरी और अच्छी वर्किंग कंडीशंस। मतलब एक ही आंदोलन में हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। और इन अलग अलग उम्मीदों के अलावा एक और बड़ी सच्चाई थी। समाज के 2 बहुत बड़े तबके थे जो इस आंदोलन से काफी हद तक अलग थलग महसूस कर रहे थे, दलित और मुसलमान। देखिए, दलित नेताओं को, खासकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, ये डर था कि आज़ादी के बाद भी सवर्ण हिंदुओं का दबदबा रहेगा और दलितों के हितों को नज़रअंदाज किया जाएगा। इसीलिए उन्होंने दलितों के लिए अलग चुनावी सीटों की मांग की। गांधी जी ने इसका विरोध किया। उन्हें लगा कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। बाद में दोनों के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों के लिए सीटें आरक्षित तो की गईं, पर अलग चुनावी क्षेत्रों की मांग नहीं मानी गई। ठीक इसी तरह देश के बहुत से मुसलमान भी कांग्रेस से दूर महसूस कर रहे थे और वो भी अपने लिए एक अलग राजनीतिक रास्ते की तलाश में थे। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा था, इतने मतभेद थे, इतनी दरारें थीं, लेकिन, और ये बहुत हैरान करने वाली बात है, कि इन्हीं संघर्षों और इन्हीं मतभेदों के बीच से एक नई, एक साझा राष्ट्रीय पहचान भी बन रही थी। तो सवाल है, ये अपनेपन की, ये हम एक हैं वाली भावना आखिर आई कहाँ से? ये आई एक ही दुश्मन के खिलाफ मिलके लड़ने के अनुभव से। ये भावना जगी लोक कथाओं, लोकगीतों और भारत माता की तस्वीर से, जिसने पूरे देश को एक माँ का रूप दे दिया। तिरंगे जैसे नए झंडों ने लोगों को एक धागे में पिरोया।
और सबसे जरूरी बात, अपने गौरवशाली इतिहास को फिर से याद करके लोगों में एक नया आत्मविश्वास, एक नया आत्मसम्मान जागा। तो ये पूरा दौर हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाता है। ये सिखाता है कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश बना बनाया नहीं मिलता। उसे गढ़ा जाता है, उस पर बहस होती है, उसके लिए संघर्ष किया जाता है। और ये हमें आज एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर उस पीढ़ी को उनके संघर्षों ने एक राष्ट्र के रूप में गढ़ा था, तो आज के हमारे संघर्ष हमें और हमारे देश को क्या शक्ल दे रहे हैं।